हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाइफ 124 में। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास 10 बिहार बोर्ड मैथ एग्जाम, मैथ क्वेश्चंस। ठीक, तो हम लोगों ने मैथ में बीएससी बोर्ड का पैटर्न जो है उसको बना रहे थे। तो एक्सरसाइज 1 का हम लोगों ने बना लिया था, बीएससी बोर्ड का ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। इसकी तैयारी पता है कब का हो रहा है? 2026 की तैयारी हो रही है। यानी कि 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं या उससे आगे जो एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का, उनके लिए बहुत अच्छा है। हम लोग आज जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 1.1 का जो लेक्चर है उसको, जो सोल्यूशन है उसको मैंने करवा दिया था। आज हम लोग करवाएंगे 1.2 का। ठीक, तो 1.2 का चालू करने से पहले आपको बता देते हैं थोड़ा सा बात कि जैसे हम आपको बताए थे ना कि फर्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट लेक्चर में क्या बताए थे कि जो एल्गोरिथम शब्द है, यानी कि जो हम लोग 1.1 में पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में जो पढ़े थे उसमें हम बताए थे कि इस प्रमेय का प्रतिपादन किसने किया था? अल-ख्वारिज़मी इब्न मूसा ने किया था। ठीक, जो ये एल्गोरिथम शब्द है ना, उन्हीं के द्वारा निर्मित किया गया है। किनके द्वारा? अल-ख्वारिज़मी इब्न मूसा के द्वारा। ठीक, इस बार हम आपको बता दें कि जो ये अभी जो आपको बता दें मैथ है, मैथ का गणित राजकुमार, यानी कि गणित का राजकुमार कहा जाता है एक व्यक्ति को जिनका नाम है, पता है क्या? फ्रेडरिक गॉस। क्या नाम है? फ्रेडरिक गॉस। ठीक, इन्हें मैथ का राजकुमार कहा गया, गणित का राजकुमार कहा गया। ठीक, अब इसके आगे हम लोग जानेंगे। अब हम लोग आते एक्सरसाइज जुड़ी बातें बताते हैं। एक्सरसाइज जुड़ी बात यह है कि एक्सरसाइज में एक संख्या का प्रयोग किया गया जिससे कहा गया, पता क्या चीज? अभाज्य संख्या। क्या कहा गया है? अभाज्य संख्या। तो आप क्लास 7 से लेकर क्लास 9 तक शायद इस बारे में हमको लगता है आप जान चुके होंगे, क्योंकि हर एक क्लास में मैथ के कोई भी टीचर होते हैं, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी संख्याओं के बारे में बताता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये सब बताया हुआ होगा। ठीक, तो अब समझिए अभाज्य संख्या इसे हम बताते हैं, जो जरूरत वाला टॉपिक रहेगा उसको हम बता देंगे। ठीक, अभाज्य संख्या कहते हैं किसको? समझिएगा, वैसी संख्या जो एक से कटे और सिर्फ अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, तो उस संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। देखिए, यानी खाली एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। ठीक, तो इस संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, इसके अलावा कोई अन्य संख्या जो होगी जो एक से कटे और अपने आप से कटे और साथ में किसी और संख्या से भी कटे, तो उस संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ठीक, तो इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे सुनिए, यहाँ पर हम लोग कोर्स क्या कहते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन आपका है गुणनखंड निकालना है। क्या करना है? गुणनखंड निकालना। किस विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालना। किताब साथ में ही लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं किताब से पढ़ा रहा था, यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में नहीं बनता है क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था इसके बारे में। ठीक, अब समझिएगा कि एक्सरसाइज 1.2 के पहला में टोटल 4 क्वेश्चन है। ठीक, जिससे पहला क्वेश्चन क्या चाहिए? 140 का आपको क्या करना है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा काटना है। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि 1, 2, यानी कि जो एक से कटे और 2 अपने आप से कटे, इसके अलावा कोई और संख्या से न कटे। ध्यान दीजिए, तो ये सबसे पहले कितनी संख्या से कट रही है? 2 से कट रही है। 2 से लिख दे इसको 70, फिर लिख सकते 2 से 35, फिर कितने से कट रहा है? 5 से, 5 से लिख दे 7, फिर काट दे के बाद 7 से 1। बहुत सारे क्या होता है ना कि एक नहीं लिखते हैं, तो लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक, तो 140 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको लिख सकते 2 की स्क्वायर गुने 5 गुने 7। यही हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन को चाहिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको कहता है 156, 156।
156 को आप लोग काटिएगा तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे, 2 से 78, 2 से फिर से काटेंगे 39, अभी 3 से कटेगा कितना हो जाएगा 13। अब लीजिए हम नहीं लिखे, मेरी मर्जी हम नहीं लिखे। 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 13, ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है 3825, 3825, 3825 निकालिए तो इसको 3825, 5 से 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 2 7 8 15 3 18, 3 से कटेगा 1 2 7 5, 3 से फिर से कटेगा 4 2 5, अब 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 8 5 40 और 5 85, फिर से 5 से कटेगा 17, अब नहीं कटेगा तो लिख सकते 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की स्क्वायर गुने 5 की स्क्वायर गुने 17। ठीक, इसी प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 5005, 5005, ये कटेगा 5 से 1001, और कितना से कटेगा 13, 7 से कट जाएगा, 7 से 1, ठीक है, 3 0 7 चौको 28 2 1 3 143, अब फिर 11 से कटेगा 13, अब नहीं कटेगा तो लिख सकते हैं 5005 इक्वल टू 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अभी चौथा क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 7429, सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है 7429, 5वां यहाँ पे बनाते कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। 7429 इसको काटे तो 9 2 11 4 15 7 22, तो 3 से तो नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा एक, हाँ 7 से तो कट जाना चाहिए, नहीं कटेगा 7 से नहीं कट रहा है, कितना से कटेगा 13 से कटेगा, 13 से काट देखते हैं हम लोग। 13 चको 52, 13 पचे 65, 13 पचे 65, तो 9 हो जाएगा, 9 और 2 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं कटेगा 13 से। 7429 किससे कटेगा, 7 4 11 तो 13 9 22 हो जाता है ना। 7429 किससे कटेगा, 7429 किससे कटेगा, बता सकते हैं कोई 7429 किससे कटेगा, बताइए 7429 किससे कटेगा। एक सेकंड, 7429 किससे कटेगा, 13 से नहीं कट रहा है, 17 से काटे देखते हैं। 17 से 17 51 17 चको 68, 17 चको 68, 68 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, फिर 17 चको 51 हो जाएगा, 17 51 हो जाएगा, 17 चको 68 हो जाएगा, 17 चको 68, 7429 का भागा देते हैं 17 से, 17 चको 68, 6 2 17 चको 17 51 1 1 9 17 7 119, 437 में तो कट जाएगा। ठीक, अब इसको काटे तो 19 से कटेगा, 19 से काटे तो 19 तो नहीं 38 5 7 19 3 57, यानी लिख सकते हैं 7429 इक्वल टू 17 गुने 19 गुने 23 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसी को आप उतार लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग बनाना शुरू करते हैं, तो मैं वीडियो को आप लोग पॉज करके इसको उतार सकते हैं। आशा करते हैं आपने उतार लिया होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, तो चलिए इसको मैंने मिटा दिया। अब अगले क्वेश्चन के चलते। अगला क्वेश्चन बनाने से पहले हम आपको बता दें कि यदि दो संख्याएं हैं या दो से अधिक संख्या है
ठीक। तो उन संख्याओं का गुणनफल, एक फॉर्मूला होता है कि संख्या का गुणनफल, जितनी संख्या होगा संख्याओं का गुणनफल, 2 हो 3 हो कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी हो सकता है, ठीक। संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम ऑफ, एलसीएम उस संख्या का एलसीएम और गुण्य उस संख्या का एचसीएफ होता है फॉर्मूला, ठीक। इसी पे हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन का है 26 और 91, 26 और 91। क्या दिया है क्वेश्चन पूरा पढ़िए। पहले लिखा हुआ पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। यानी कि पहले हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किस विधि से निकाल रहे, कौन सा विधि हम लोग सरल पड़ेगा। हम लोग अभी तो अभाज्य गुणनखंड विधि सीखे हैं ना, हम लोग भाग विधि से शुरू जानते थे, भाग विधि से निकाल लेते हैं। 26 से 91 निकालिए तो कितना हो जाएगा, 26 दूनी 26 3 6 18 कटत में तो 6 1 7, 11 में से 8 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 13 से 26 काटिए तो 2 मतलब है 26 कट जाएगा, यानी एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया, ठीक। एलसीएम निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 26 और 91 का एलसीएम निकालिए तो लिख सकते हैं 13, 2 से 13 और 7, ठीक। 13 से 91 दूनी एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा 7 गुने 2 गुने और 13 बराबर 13 26, 13 से 91, 91 दूनी 2 182 आ जाएगा, ठीक। इसको एक प्रकार इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कैसे 91 है लिख सकते हैं इसको 7 गुने 13, 26 है लिख सकते हैं 2 गुने 13। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि इस दोनों में जो मैच करता है उसी को लिख देते हैं। तो दोनों में मैच कर रहा है क्या 13 मैच कर रहा है, तो कॉमन फैक्टर निकल गया 13। अब एलसीएम निकालने के लिए बात करेगा तो जो कॉमन नहीं हो रहा उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन हो रहा उसको भी लिखते हैं। यानी अंतर इतना है कि 2 है ना, 2 के बदले क्या लिखते हैं ए को लिखते हैं। 13 गुने 7 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 182। अब देखिए हम लोग जानते हैं इतना, अब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, क्या बताया गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या है 26 और 91 है कि का गुना किससे करना है 182 इंटू 13 से गुना कीजिए तो 6 आ जाएगा, 6 आएगा, ठीक। 9 दूनी 18, 18 6 24 4 हाथ में 2 और 18 2 20, 2046 आएगा, इधर भी 2046 आएगा, लिख देंगे। अतः सत्यता की जांच हुई, सत्यता की जांच हुई, प्रमेय की सत्यता की जांच हुई, प्रमेय की सत्यता की जांच हुई। इसको साबित न किया हम लोग, इसलिए इसको प्रमेय कहा गया, सत्यता की जांच हुई, ठीक। ये वाला उतार लीजिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन बनाएंगे इसी प्रकार से। हमें अब लगता है कि आप लोग एक क्वेश्चन नंबर 2 पूरा बना लीजिए, क्या कि बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए हम कहें कि हाँ कुछ क्वेश्चन आप लोग ही बनाइए, ठीक। तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन सेम बनेगा, सेम पैटर्न दूसरा और तीसरा क्वेश्चन का है, कोई दिक्कत नहीं। सत्यता को सत्यता की जांच करना है। देखिए आप लोग एचसीएफ इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कुछ कंफर्म नहीं कहा गया है, इसलिए मेरा अगर मानिएगा तो ये सबसे सिंपल वे है एचसीएफ निकालने का, क्योंकि सबसे कम फॉर्मेट, सबसे कम लाइन में, सबसे कम इंक पे आपका एचसीएफ और एलसीएम निकल जा रहा है। आप यहाँ पर सत्यता की जांच करना है, हमको क्या करना है सत्यता की जांच करना, ठीक। तो आप लोग का ये काम रहा क्या चाहिए कि हाँ इसमें 26 से 91 हमने बता दिया, आपको क्या करना है 510 और 92 यानी दूसरा और तीसरा का जो एचसीएफ एलसीएम है उसकी सत्यता की जांच करना है, ठीक। तो आप लोग इसे उतार लीजिए पॉज करके वीडियो को। आशा करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोला था, यानी जो विधि अभी हम पढ़ाए थे वही विधि के बारे में बोला है। तीसरा देखते हैं,
तीसरा के पहला में क्वेश्चन का चुका है, पहले देख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि बोला है ना, तीसरा के पहला क्वेश्चन का है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, ठीक। तब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन लोग सीधा अभाज्य गुणनखंड व्यक्त कर देते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 के स्क्वायर सीधा कर दें, 2 के स्क्वायर गुने 3। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 7। अब हमको HCF पूछा है ना, HCF और ऐसे दोनों पूछा है। HCF बराबर देखिए तो ये दोनों में क्या, तीनों में क्या मिल रहा है, तो कहिए 3 मिल रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा, 3। LCM की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 के क्यू स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर लिख दिए, 3 है 3 लिख दिए। अब 3 तो पहले से हम लोग लिख चुके हैं तो 5 लिख देते हैं, फिर से 3 हम लोग पहले से लिख चुके तो 7 लिख देते हैं, ठीक। तब जोड़िए तो इसको क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुने 3 गुने 5 गुने 7, 5 को 20 दिए 60, 6 को 420, यानी HCF हमारा 3 आ जाएगा, LCM 420 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को है तो बताइए, हमको इसी प्रकार से सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमको बता सकते हैं आपको निकाल के, ठीक। चौथा क्वेश्चन क्या बता रहा है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है क्या चीज़, देखिए HCF 306 और 657 का बराबर 9 है और LCM ज्ञात करना है। देखिए अभी हम बताए थे कि एक फॉर्मूला एक होता है क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या दिया है, HCF दिया है और किसका 306 और 657 का कितना दिया है 9, तो LCM क्या होगा, LCM बराबर वाट 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 वाट। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताएं क्या चीज, HCF गुने दोनों संख्या का गुणनफल, सॉरी दोनों संख्या का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है, दोनों संख्या का, हम लिखवाएंगे संख्याओं का गुणनफल लिखाएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर दो संख्या से लिख दे, दोनों संख्याओं का संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ठीक। अब संख्या क्या चाहिए, 306 है और 657 है, 306 है और 657 है। अब इसमें क्या चीज, HCF कितना है 9, LCM हमको निकालना है। देखिए तो 9 से कटेगा, 9 से कटे तो 9 तिहाई 27, 9 चौको 36, यानी 34 से तो कट गया। अब गुना कीजिए तो कितना आएगा, 7 चौको 657 में 34 से गुना कीजिए तो 7 चौको 28 के 8 हाथ में 2, 6 25 2 32 के 2 हाथ में 3, 6 5 चौको 24 3 27, 7 21 के हाथ में 2, 5 3 15 2 7 7 हाथ में 1, 6 18 1 19, 8 2 1 3 7 7 14 के 4 हाथ में 1, 9 2 11 12 के 2 हाथ में 1, 1 1 2, 22,438 आएगा। आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि हम आंसर यहाँ पर मिलाते नहीं है, क्योंकि मेरे आदत नहीं है आंसर मिलाने का। जो हमें जानते हैं पहले से वो उनको शायद पता होगा, ठीक। तो LCM हमारा क्या हो गया, इसलिए LCM बराबर 22 4 43 8 आंसर हो गया हमारा, ठीक। इसको उतारिए जल्दी से। आशा करते हैं आप इसे उतार लिए होंगे, तो हम इसे मिटा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसको मिटा देते जैसा, ठीक। देखिए जो अगला क्वेश्चन है जो वो कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड बोले तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा शाब्दिक रूप में कि क्या सही में हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे बोला है कि क्या संख्या n का कोई प्राकृत संख्या बोले तो कि n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो उसके रूप में जो 6 की पावर n है उसका जो इकाई अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है, शून्य पर समाप्त हो सकता है क्या, ठीक। तो देखिए तो क्वेश्चन दिया है क्या चीज, 6 की पावर n का इकाई अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, इकाई अंक शून्य होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, शून्य कब मिलेगा,
शून्य कब मिलता है, किसी भी शब्द का इकाई अंक शून्य कब मिलता है, जब वह 2 और 5 का गुणनफल होता कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो आप पहले लिख सकते हैं क्या कि चूंकि 6 की पावर n बराबर 2 गुने 3 की पावर n है, यानी कि यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अब 2 का गुण 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो आप कितना भी स्क्वायर लगा दीजिए, क्यूब लगा दीजिए, पावर 4 लगा दीजिए, कितना भी लगा दीजिए, आपका पावर में 0, यहाँ पर इकाई अंक 0 नहीं आएगा। क्या होगा, नहीं होगा। तो नीचे लिखना पड़ेगा, अतः 6 की पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा जहां n एक प्राकृत संख्या है। पैराग्राफ से लिखिए, क्योंकि इकाई अंक किसी भी संख्या का इकाई अंक किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होने के लिए उस संख्या में 2 और 5 का गुणनफल होना अनिवार्य है। 2 और 5 का गुणनफल होना अनिवार्य है। ठीक, उतार लीजिए। बस इतना ही तो उतारना था, कुछ और थोड़ी करना था एक्स्ट्रा बात। ठीक, अगला क्वेश्चन कुछ करा, छठा क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, भाज्य संख्या क्यों है जो बताने का अर्थ है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या करता है। जो क्वेश्चन कह रहा है 6 के कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13, 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। तो पहले इसको बना देते हैं, ठीक ना, फिर अगला बना देंगे। 13 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, लिख सकते 7 गुने 11 जोड़ 1, लिख सकते 7 गुने 11 7 77, 77 1 78 हो जाएगा, यानी 13 गुने 78। यानी इसको गुना जो भी हम करेंगे वो 13 से हमको कट रहा है, अतः इसको गुना पहले कर लेते हैं हम लोग। ठीक, लिख लें, नहीं लिखते, उपर्युक्त स्थिति में प्राप्त गुणनफल गुणनफल 13 से 13 6 से विभाजित है, इसलिए उपयुक्त संख्या एक भाज्य संख्या है। उपयुक्त संख्या एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। देखिए पहले इसको मिटाइए तो फिर हम बताते हैं अगला क्वेश्चन। इसको उतारिए जल्दी से। आशा करते हैं आप उतार लिए होंगे। अगला क्वेश्चन के लिए इसको मिटाते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन क्या आएगा, 7 गुने 6 ने कर दिया है तो उसको भी लिख ही देते हैं। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5, यही ना है। ठीक, इसमें देखिए तो क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है।
5 कॉमन ले लेते हैं, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 1। इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 4 तिये 12 दूनी 24 और 7 छको 42, 42 में 24 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 20 जीरो हाथ में 2, 4 दूनी 8 हो 2 10, 1008 हो जाएगा जोड़ 1। 5 गुने क्या हो जाएगा 1009। तो यानी इसके तो जो भी संख्या मिलेगा वो हमें क्या होगा 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, लिख सकते हैं। अतः उपयुक्त स्थिति में प्राप्त संख्या, उपयुक्त स्थिति में प्राप्त संख्या, इंक शायद खत्म हो गया इसमें, उपयुक्त स्थिति में प्राप्त संख्या 5 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है, इसलिए उपयुक्त संख्या, उपयुक्त संख्या एक भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या। ठीक, तो इसको उतारे जल्दी से, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग इसको उतार लिए होंगे। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में क्या कहता है जी, सुनिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते के एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके बारे में जानना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ एक सोनिया है और एक रवि है। ठीक, वृत्ताकार पथ पर चलता है, यहाँ से चलना शुरू करता है। मान लीजिए एक ही दिशा में चलना शुरू कर रहा है, क्या कर रहा है, एक ही दिशा में चलना शुरू कर रहा है। अब इसी डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही समय पर चलता है, एक ही समय पर चलता है। तब हमको से पूछा है कि हाँ दोनों कितनी बार मिलेगी। तब मैक्सिमम टाइम को तो पता नहीं, यहाँ पर पूछा कि क्या है, मिनिमम टाइम पूछा है। क्या पूछा है, मिनिमम टाइम। और हम बता चुके फर्स्ट लेक्चर में ही कि जब हाईएस्ट मैक्सिमम की बात करता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। हाईएस्ट मैक्सिमम के लिए क्या वो निकालते हैं, मैक्सिमम के लिए हम लोग HCF निकालते हैं, और मिनिमम के लिए क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं, LCM। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ मिनिमम पूछा है कि मिनिमम कितने समय बाद दोनों को मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का LCM निकाल लेंगे। तो एक में एक है जो कितना मिनट से तय कर रहा है, 16 मिनट में, और दूसरा कितना मिनट कर रहा है, सॉरी एक है जो 18 मिनट में, दूसरा 12 मिनट में। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में है, तो 12 और 18 का LCM निकालेंगे। 12 मिनट और 18 मिनट है, लिखिए। तो 12 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 12 बराबर 2 गुने 3, इसको लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर गुने 3। 18 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 गुने 3 की स्क्वायर। अभाज्य गुणनखंड विधि से अभी बताए थे LCM निकालने के लिए। क्या इसमें मैक्सिमम 2 का कितना मान है, 2 की पावर 2, इसमें मैक्सिमम कितने पावर 3 का, 3 की पावर 2। इसके अलावा कुछ होगा, 3 तो पहले से लिख चुके हैं, 2 पहले से लिख चुके हैं, तो हमको मतलब आगे नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 3 का स्क्वायर 9, 9 चौको 36, यानी 36 मिनट बाद सोनिया और राजू वापस से मिल जाएगी, वापस से मिल जाएगी। तो आंसर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा 36 मिनट आता है कि नहीं आता है। ठीक, तो वृत्ताकार पथ पर चला है ना, आगे कोई भी मार्ग से चले उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक ना, मार्ग नहीं डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि वो लोग कितने समय में चलते हैं, कितने देर में चलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो इसी के साथ इस वक्त समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।